नमस्कार साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, मुझे पूरा भरोसा है कि आप सभी लोग निश्चित रूप से परेशान होंगे। परेशान इसलिए होंगे ना क्योंकि आपने एक लंबा समय दिया अपनी तैयारी को, और उस तैयारी के जब बात आती है कि एग्जाम की बात आती है कि जो आपका एक लंबा संघर्ष है, उस संघर्ष को जब कह सकते हैं कि फल में तब्दील होने की बारी आती है, तो यहां पर इतने स्कैम जैसी चीजें साफ साफ दिखने लगती हैं। आप ये थंबनेल देख रहे होंगे कल से, और बहुत सारे टीचरों का और जो सम्मानित अध्यापक गण हैं उन सबके आप कमेंट भी देख रहे होंगे, और जो उन्होंने बोला उनकी स्पीच भी आप सुन रहे होंगे, इंटरव्यू वगैरह भी सुन रहे होंगे। लेकिन क्या वही सच है? ये जानने वाली बात है, सोचने वाली बात है कि जिस मकसद के साथ हम लोगों ने ये लड़ाई शुरू की थी, आंदोलन शुरू किया था, क्या ये आंदोलन उसी राह पे चल रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं कुछ विशेष अध्यापक इसको केंद्रित करना चाह रहे हैं, या कहीं ऐसा तो नहीं है ये आंदोलन जाकर के कुछ यानी कि 4-5 अध्यापक में वो सिमट गया है, या उन्हीं के हिसाब से आगे बढ़ रही है, ये आंदोलन आगे बढ़ रहा, लड़ाई आगे बढ़ रही है? इस वीडियो में मैं एक एक चीज सब क्लियर करूंगा, तो बड़े ध्यान से समझना। इसके बाद में जो भी डीओपीटी में बातचीत हुई, किन बिंदुओं पर चर्चा हुई, आगे क्या उनका प्लान है, ये इन सभी बिंदुओं पर भी चर्चा करेंगे। आइए भाई, सबसे पहले बात यह है कि मैंने यहां लिखा है बच्चों का यानी कि छात्रों का हित सर्वोपरि। ये मैंने क्यों लिखा है, जरा इस बात को समझिए। मैं भी एसएससी का एक एस्पिरेंट रहा हूं, मैंने भी सीजीएल सीपीओ एग्जाम क्वालिफाई किए हैं, लेकिन इस किसी एक व्यक्ति को मानसिक रूप से कितना ज्यादा संतुलित होना पड़ता है एग्जाम के लिए, ये सिर्फ और सिर्फ वह व्यक्ति महसूस कर सकता है जिसने एग्जाम की तैयारी बड़े गंभीरता से की, और कोई नहीं कर सकता है। तो इसलिए बच्चों का हित सर्वोपरि है। मेरा हाथ जोड़कर उन सभी अध्यापक, उन सभी इन्फ्लुएंसर, यूट्यूबर्स, कोई भी है, उन सभी से अनुरोध है कि बच्चों के हित का सहारा लेकर के अपनी टीआरपी कृपया करके मत बढ़ाइए। बच्चे आपसे उम्मीद लगाएं, वो अपने आंखों में सपने संजोए हुए हैं कि एक दिन निष्कर्ष जरूर निकलेगा और उनके पक्ष में निर्णय होगा। तो आप सभी से मेरा आग्रह है, मेरा अनुरोध है कि बच्चों के हित का सहारा लेकर के व्यूज और टीआरपी के चक्कर में इस आंदोलन को केंद्रित मत करिएगा पर्टिकुलर लोगों के बीच में या पर्टिकुलर उद्देश्यों के बीच में। यह आंदोलन पूरी एग्जाम सिस्टम के खिलाफ था, उस पूरी प्रक्रिया के खिलाफ था, तो कृपया करके उसको उसी तरीके से चलने दीजिएगा। यह मेरा अनुरोध है। मेरे प्यारे साथियों, मैं आप सभी से आग्रह करता हूं, जो भी एसएससी की तैयारी कर रहे हैं या अन्य एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, साथियों, ये जो लड़ाई है ना, ये लड़ाई आपके समझ से बहुत ऊपर है, हम लोगों के समझ से बहुत ऊपर है। शायद आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मैं तो इस प्रोटेस्ट में बड़े साफ सुथरे दिल से शामिल हुआ था, और आपने देखा होगा ना ही मैंने कोई ऐसे रील्स बनाई, ना ही मैंने कोई ऐसे वीडियोस बनाए, क्योंकि जब इस आंदोलन की मुहिम शुरू हुई थी तो जो टीचर्स का एक प्रॉपर ग्रुप था, उसमें कुछ रूल और रेगुलेशन बताए गए थे, हम तो उन्हीं और रूल और रेगुलेशन के हिसाब से आगे बढ़ रहे थे। मैंने तो एक फोटो भी क्लिक नहीं की थी और ना ही कराई थी। मुझे नहीं पता था कि बाकी जो भी यहां पर उस चीज को लीड कर रहे हैं या बाकी जो भी चीजें हैं वो उनके साथ प्रॉपर पीआर टीम होगी, प्रॉपर कैमराज होंगे, या बाकी टीचरों को इस बात की कोई जानकारी नहीं थी। आपने देखा होगा डिटेन तो इतने लोग हुए, 45-50 लोग डिटेन हुए, लेकिन क्या 45-50 लोगों को आप जानते कौन कौन डिटेन हुए? डिटेन तो आप कुछ निश्चित लोगों को ही जानते ना, 4-5-6 लोगों को ही जानते होंगे ना, इसके अलावा तो और किसी को नहीं जानते हैं। बल्कि डिटेन तो 1-2 बस भर आदमी, तकरीबन 45 से 50 लोग डिटेन हुए थे। तो बाकी 40 लोग को आप क्यों नहीं जानते हैं? क्योंकि वो सिर्फ जी जान लगाए थे आंदोलन में। उनको नहीं मतलब था कि हमारी फोटो वायरल, उनको नहीं मतलब था कि बच्चे हमें जो है इस चीज के लिए जाने कि हमने भी अहम रोल प्ले किया है। हम तो अपना काम कर रहे हैं, ये तो हमारी जिम्मेदारी है कि जब भी छात्रों का जो भविष्य है, उनकी परीक्षाएं सही से नहीं होंगी, वो खतरे में आएगा, तो हम जैसे अध्यापक जरूर आवाज उठाएंगे। हम लोगों की नैतिक जिम्मेदारी बनती है, हम लोग दिखावा नहीं कर रहे थे। तो इस बात पे भी मेरे प्यारे साथियों आप विचार जरूर करिएगा। तो आपका हित सबसे ऊपर है, और जो ये पूरी लड़ाई है मेरे भी आपसे सिर्फ और सिर्फ आपके लिए ही है। साथियों ध्यान दीजिएगा, जो भी मिनिस्टर साहब से मुलाकात हुई,
हालांकि इस बात को किसी को कोई इंफॉर्मेशन नहीं है कि कब मुलाकात हुई क्या नहीं हुई, और एक ये बताया जाता है कि सडनली एक मैसेज आता है कि मिनिस्टर साहब खाली हैं, आओ भैया मिल लो आके 15 मिनट पहले। आप जरा सोचो, मिनिस्टर साहब का एक प्रॉपर प्लान होता है 1 दिन 2 दिन पहले का, कि भाई अगले दिन उनका इतने टाइम इस जगह जाना है, इस जगह मीटिंग्स है। कहीं ये नहीं होता है कि आइए मिनिस्टर साहब बैठे, आइए बात कर लीजिएगा आके, ऐसा कहीं नहीं होता है। तो आम जनता को इतना आप मूर्ख मत समझिएगा, ये मेरा आपसे आग्रह है, ये मेरा आपसे अनुरोध है। बाकी हम सभी लोग जो भी इस आंदोलन को लीड कर रहे हैं, आप सभी जानते हैं माननीय अभिनय सर हैं, बड़े रिस्पेक्टेड व्यक्ति हैं, सम्मानीय व्यक्ति हैं और बड़े अच्छे व्यक्तित्व के व्यक्ति हैं। तो उनसे मेरा ये आग्रह है कि आप जरूर जितनी शिद्दत के साथ इस आंदोलन में लगे हुए हैं, और हम सभी लोग आपके साथ हैं, और ये लड़ाई तब तक चलनी चाहिए जब तक कि पूरी एग्जाम प्रक्रिया सही से ना हो जाए। मैं मानता हूं कि लीगली चीजों को सॉल्व करने में समय लगता है, और समय लगेगा भी, कोई एक दिन की लड़ाई नहीं है, क्योंकि पिछले 8 से 10 वर्षों का ये कह सकते हो कि कहीं ना कहीं बिगड़ी हुई चीजें, वो 8 से 10 वर्षों में जो भी चीजें यहां पर खराब हुई हैं भ्रष्टाचार के रूप में या किसी भी माध्यम से, उन सबको सुधरने में वक्त लगेगा। लेकिन अगर वो चीज मिलजुल कर होगी तो हमें लगता है कि यूनिटी का प्रतीक बनेगी और उसमें हम जरूर जीत पाएंगे। चलिए खैर, अब आगे हम बात करते हैं। जैसे यहां पर जो सबसे पहली बात है वो एक्स्ट्रा अटेम्प्ट। जिन साथियों का फेज 13 में एग्जाम था उनके साथ गड़बड़ी हुई, और अभी तक आपने देखा होगा कि किसी भी नेता का इस पर कोई स्टेटमेंट नहीं आया, कोई बयान नहीं आया है। जबकि ये तो आप देख रहे हैं, तो नेशनल आवाज आप लोगों की बन चुकी है, राष्ट्रीय मुद्दा बन चुका है, संसद में भी मुद्दा उठ चुका है, लेकिन किसी एक भी नेता का इस पर बयान नहीं आया है। आप समझ सकते हैं कि ये नेता वर्ग आपके लिए क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये आप समझ सकते हैं। हमारे माननीय रवि किशन जी समोसे पर चर्चा कर रहे थे। लानत है भाई ऐसे नेता पर, जो जहां पर युवा जो है शिक्षक, शिक्षित व्यक्ति सब रोड पर पड़े हुए हैं अपनी बात कहने के लिए, वहां पर संसद में समोसे के साइज पे चर्चा हो रही है। सोचिएगा, विचार करिएगा साथियों। तो बात की गई कि जो यहां पर फेज 13 में जिन प्यारे साथियों का पेपर गड़बड़ हुआ है, सिस्टम हैंग नहीं हुआ, जो कि आपकी पूरी तरीके से जिम्मेदारी है। सिस्टम हैंग हुआ है, लैग हुआ है, माउस काम नहीं किया, कीबोर्ड काम नहीं किया, ये सब दिक्कतें संस्थान की तरफ से रही हैं, एसएससी की तरफ से रही, नई एजेंसी की तरफ से रही हैं, तो इसकी सजा बच्चा क्यों भुगते? बात बिल्कुल ठीक है। तो ये कहा गया है एक तो एक्स्ट्रा अटेम्प्ट दे दीजिएगा। उन्होंने मना कर दिया कि भाई एक्स्ट्रा अटेम्प्ट नहीं मिलेगा। एज कैलकुलेशन की बात यह थी कि एज कैलकुलेशन आप 1 जनवरी से काउंट करिएगा। उन्होंने बोला ऐसा नहीं होगा, जो जैसा चल रहा चलते रहिए, चलता रहेगा। विचार तो करना चाहिए एटलीस्ट, क्या समस्याएं हैं। इसके बाद में वेंडर चेंज, जब बात आई कि वेंडर चेंज, तो जरा समझने की कोशिश करिए, समझने का प्रयास करिए साथियों। अगर ये सब जो दिक्कतें समस्याएं हो रही थी, अगर ये दिक्कत समस्या नहीं होती तो हमें वेंडर से कोई मतलब नहीं है। नीट का एग्जाम कौन कराता है, आईआईटी का एग्जाम कौन कराता है, आज तक नहीं पता है, और ना ही पता करने की जरूरत हुई, क्योंकि चीजें कहीं ना कहीं वहां पर फेयर तरीके से होती हैं। अगर इतनी गड़बड़ियां नहीं होती तो हम भी एसएससी के वेंडर का एग्जाम कौन करा रहा है, ये हमारा काम नहीं पता करना। मेरा काम है अच्छे से पढ़ाना, बेहतर कंटेंट देना, बेहतर अप्रोच देना, यही तो काम है ना। हमारा काम ये नहीं कि एसएससी में जाकर के क्या कौन करा क्या नहीं करा ये सब पता करें। लेकिन जब गड़बड़ी सामने आई तो मजबूरन हमें पता करना पड़ा, और 1-2 दिन नहीं, लगातार गड़बड़ी आती चली गई। तो उन्होंने कहा अगर वेंडर चेंज वाली जब भी बात वहां पर की गई तो उन्होंने कहा भाई क्या टीसीएस ने भेजा है आपको? अरे भाई हम तो ये कह रहे हैं कि वेंडर चेंज कर दो। अगर चेंज ना कर पाओ तो भाई ये सही से एग्जाम तो कंडक्ट करवाए। अगर एसएससी किसी एक बच्चे का सिलेक्शन करती तो पुलिस वेरिफिकेशन होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। एसएससी की जिम्मेदारी ये नहीं बनती है कि इस वेंडर का वेरिफिकेशन कर लें, इसका पास्ट देख लें कि ब्लैक लिस्टेड कंपनी, इतने आरोप लगे हैं, फिर इस कंपनी को क्या देने की जरूरत थी, क्या हो सकता थी। और जब हम लोग कह रहे हैं तो कह रहे हैं कि क्या आपको टीसीएस ने भेजा है। हम लड़ाई तो बच्चों के लिए लड़ रहे हैं भाई, उनका एग्जाम सही से हो जाए। हम तो ये नहीं कह रहे टीसीएस को दे दो, हम तो कह रहे इसी से करवाओ, लेकिन करवाओ तो सही से, चीजें तो क्लियर हो, चीजें तो फेयर हो। बच्चा मानसिक पीड़ा से किस लेवल से गुजर रहा है आपको अंदाजा नहीं होगा इस बात का। माननीय एसएससी के चेयरमैन साहब आपको अंदाजा नहीं होगा, डीओपीटी मिनिस्टर साहब आपको अंदाजा इस बात का नहीं होगा। तो इसलिए तो हम कोई
कहीं से सिफारिश करके नहीं आए हैं। हम तो सिर्फ ये कह रहे हैं सही से एग्जाम कंडक्ट करवाओ, हमें नहीं लेना देना कि किससे आप करवा रहे, लेकिन जिससे भी करवाओ सही से करवाओ। एसएससी ने इसके ये भी बताया कि हमने इसको क्यों दिया है, जिम्मेदारी क्यों दी है, तो इसलिए दिया है जबकि इसके पास कोई लैब भी नहीं है इस एजेंसी के पास, कि इसने कम रुपए में बोली लगाई थी। तो आप जो छात्रों का भविष्य खराब कर दोगे अगर कम रुपए में बोली लगाई है। बच्चों पे एक्सपेरिमेंट करोगे। चेयरमैन साहब का बयान आया था कि अब 1 हफ्ते हुए हैं एग्जाम को कंडक्ट कराते हुए, धीरे धीरे चीजें सही हो जाएंगी। और जो 1 हफ्ते में बच्चों की भविष्य चौपट हुए उनका क्या होगा? बहुत लोग ऐसे होंगे जिनका लास्ट अटेम्प्ट होगा, ओवर एज हो गए, वो क्या करेंगे? कैसे गैर जिम्मेदाराना बयान देते हो भाई, थोड़ा तो सोच लेना चाहिए था चीजों के बारे में। इसके बाद में री एग्जाम उन्होंने ये कहा, अब समझो वो हम लोगों से कह रहे हैं कि भैया एक लिस्ट हमें बना करके दे दो, सोचने वाली बात है। तो यहां पर वेंडर चेंज करने जैसा मुझे नहीं लग रहा कि वो चेंज होगा, और ना ही जो हमने चेयरमैन साहब का इंटरव्यू देखा था उस इंटरव्यू से, जो हमने चेयरमैन साहब का इंटरव्यू देखा था उस इंटरव्यू से भी कहीं से भी मुझे ये नहीं लगा था कि वेंडर चेंज हो रहा। उन्होंने कहा था धीरे धीरे हम इंप्रूवमेंट कर रहे हैं चीजों की। रॉन्ग क्वेश्चन पेनाल्टी, आप सभी को पता है क्वेश्चन के लिए अगर आप ऑब्जेक्शन करते तो 100 रुपए लगते हैं। अब पहले तो हमें यह नहीं समझ आ रहा है कि आपके पास जो भी टीम है, क्या उसके पास इतना भी समय नहीं कि 100, 200, 300, 400 क्वेश्चन वो फेयर तरीके से बना सके? इतना भी समय नहीं क्या उसके पास? उसमें कोई गलती ना करे, इतना भी टाइम नहीं है क्या? आप खुद ही समझिए इस बात को। चलो हम कह रहे हैं वो भी ठीक है, गलत हो गए, हर शिफ्ट में 2 से 3 से 4 से 5 क्वेश्चन गलत हो रहे हैं। क्या चाहते हो भाई? बच्चों से पैसा कमाना चाहते हो क्या? कमाना क्या चाहते हो? कमा ही रहे, क्योंकि गलती तो आप कर रहे हैं, भुगत बच्चा आ रहा है। ये कौन सा नियम है भाई? एक तो आप गलती कर रहे हैं, आपकी गलती, और बच्चा अगर बता रहा है कि ये गलत है तो आप कह रहे हो पहले 100 रुपए लाओ तब हम सुनेंगे कि ये हमने गलती की है। कैसा वाहियात नियम था भाई ये। हालांकि उन्होंने इस पर यह बोला है कि हम इसको रिफंड करेंगे, उन्होंने ये बोला है इस पर कि हम इसको रिफंड करेंगे, ये उन्होंने बात बोली है। आगे देखिए एसएससी सीजीएल एग्जाम, अगर आप चेयरमैन साहब का इंटरव्यू देखेंगे या बाकी चीजें देखेंगे तो उन्होंने कहा है कि धीरे धीरे चीजें इंप्रूव हो रही हैं। और अगर इंप्रूव हो रही हैं, क्योंकि सीजीएल में एक बड़े स्तर पे बच्चा बैठता है, काफी संख्या में कैंडिडेट होते हैं, तो संभावना है कि हो सकता है एग्जाम ना भी हो सकता है एग्जाम हो। एग्जाम पोस्टपोन होगा या नहीं होगा इस बात की कोई अभी 1% जानकारी नहीं है। और मैं फिर से बता दूं, एसएससी चेयरमैन का ही बयान है कि चीजें धीरे धीरे इंप्रूव हो रही है। उस इंप्रूवमेंट के आधार पर हम डिसाइड करेंगे कि सीजीएल होगा या नहीं होगा। स्टेनो का एग्जाम हो रहा है, उन्होंने बताया स्टेनो में कम बच्चा होता है, स्टेनो में कम बच्चा होता है तो हम चीजें सही से करवा लेंगे। तो मुझे ऐसा लग रहा है वो ये देखना चाहते हैं कि अगर स्टेनो में कोई गड़बड़ी नहीं आ रही है तो सीजीएल वो कंडक्ट करवा देंगे। मेरा ऐसा मानना है कि अगर वो देख रहे हैं क्योंकि स्टेनो में कम बच्चा होता है, तो अगर यहां पर चीजें प्रॉपर तरीके से कर पा रहे हैं तो आगे आने वाले सीजीएल एग्जाम को वो कंडक्ट करवाएंगे, ऐसा उनको लग रहा होगा। चलो इंतजार है भाई, क्योंकि हम भी सरकार के नीचे, हमारे भी हाथ बंधे हैं, हम सभी लोगों के भाई कानून के सहारे हम लोग चल रहे हैं, तो सारी चीजें कानून के दायरे में ही करनी होगी। इसके बाद में तो सीजीएल एग्जाम के मेरे बारे में मैंने बताया, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, दोनों चीजें मुझे लगता है ये डिपेंड करेगा स्टेनो के एग्जाम पे। अगर इसमें कोई गड़बड़ी नहीं होती तो ये हो सकता है। सीपीओ का जो रिजल्ट था, अब जरा सोचो, कह रहे सीपीओ का रिजल्ट हम 7 दिन के अंदर जारी कर देंगे। अब एक बात बताओ जरा, अगर ये आंदोलन नहीं होता तो क्या रिजल्ट जारी नहीं होता? या रिजल्ट जारी होता तो अब से 6 से 7 महीने बाद जारी होता क्या? ये जिम्मेदारी किसकी है? अब हमें रिजल्ट निकलवाने के लिए क्या आंदोलन करने पड़ेंगे? रिजल्ट निकलवाने के लिए अब हमें लाठियां खाने पड़ेंगी क्या? क्योंकि डीओपीटी अगर ऑफिस तक हम पहुंचे, कार्यालय तक पहुंचे तो उसके पहले लाठियां खाई हैं, तो क्या अब रिजल्ट लाने के लिए भी लाठियां खानी पड़ेंगी? क्या ये स्थिति एजुकेशन सिस्टम की हो चुकी है? हमारे मूक जो ये नेता बैठे क्या इस बात को नहीं समझ सकते हैं? क्या वो इस पीड़ा को नहीं समझ पाएंगे? नहीं समझ पाएंगे, हम समझ रहे हैं, क्योंकि वो भारत में अपने बच्चों को पढ़ाते ही नहीं ना, वो तो सीधे विदेश भेज देते हैं। बात तो यही है ना, तो उनको कैसे पता होगा, कैसे ये दर्द महसूस होगा? अब मेल का रिप्लाई का नियम ये होता है 24 घंटे के अंदर आना चाहिए। तो उन्होंने ये बात बोली कि ठीक है अब सारी चीजें सही होंगी
और उन्होंने ओवरऑल प्रक्रिया के लिए 1 वीक का समय भी मांगा। उन्होंने कहा 1 वीक का समय होगा और 1 वीक के बाद में जो नेक्स्ट मीटिंग है वो अभी टाइमिंग वगैरह नहीं डिसाइड है, लेकिन हाँ बहुत जल्दी इस पे जो अगले वीक देखो मे भी मीटिंग हो सकती है, तो उसमें बाकी चीजें और फाइनल होंगी। तो साथियों जो भी यहां पर मुद्दे थे उन पर हमने चर्चा की है। अभी ये लड़ाई जारी है, ये शुरुआत है, ये निष्कर्ष नहीं है लड़ाई का, हमारे आंदोलन का ये निष्कर्ष नहीं है, ये तो सिर्फ शुरुआत है, एक प्रक्रिया का एक हिस्सा है। जब तक चीजें सही नहीं हो जाती हैं तब तक ये लड़ाई जारी रहेगी। और एक बार फिर से मेरा उस पूरे टीचर समुदाय से अनुरोध है कि कृपया हम लोग यूनिटी में हैं ही, तो इसी यूनिटी को बरकरार रखते हुए आपस में तालमेल बना करके चीजों को आगे बढ़ाते चलें और सिर्फ एक लीडर के अंतर्गत। और जो लीडर अभी माननीय विनय सर जी, हमारे सम्मानित विनय सर जी हैं, उन्हीं के अंतर्गत जो है या उन्हीं के सलाह के आधार पर जो है हम सभी लोग उन चीजों को फॉलो करते चलेंगे और अपनी अपनी सलाहें भी देते चलेंगे, जो कि बहुत जरूरी है। आप सभी लोगों को अगर लगता है तो आप सभी लोग इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना और इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना, जिससे कि यह आवाज हमारी दूर तक पहुंच सके। ठीक है, चलिए भाई मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ध्यान जरूर रखिएगा। आप सभी लोगों को मेरी सलाह है कि आप सभी लोगों को जब टीचर्स कहें कि भाई अब आपकी आवश्यकता है, आइए दिल्ली आइए, आंदोलन करना है, बाकी आप सिर्फ पढ़ाई करिएगा, क्योंकि आपका पढ़ने का समय, अगर एग्जाम हो गया फिर क्या करोगे। तो इसलिए आप सभी लोग अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। ठीक है, मिलते हैं बहुत जल्दी एक अगली इंफॉर्मेशन के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया, जय हिंद।